बहुत सारे मुद्दे हैं, बांग्लादेश का भी मुद्दा है। बांग्लादेश के मुद्दे पर ट्रंप भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, मोदी भी कह चुके हैं अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार है। शेख हसीना भी इस बात का जिक्र आरोप लगा चुकी हैं जो बाइडेन प्रशासन के ऊपर कि भाई बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट हुआ उसके पीछे अगर कोई है तो वो जो बाइडेन का प्रशासन है, अमेरिका है। तो अब क्या वो संकेत सुधरने की स्थिति में है? यह भी कहा जा रहा है कि भाई गैंगस्टर जिस तरीके से विदेशी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में, धमकियां, चाहे वो गोल्डी बरार हो, अनमोल बिश्नोई हो, करीब 12 ऐसे गैंगस्टर हैं जो विदेशी धरती का इस्तेमाल, ये भी सूची अमेरिका को सौंपी जा सकती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, और ये पहली मुलाकात में शायद क्या इस तरह की सभी बातों को रखा जा सकता है? देखिए मनोज जी, काफी चीजें जो बातें होती है और जो तय होता है ना, वो बाहर नहीं आता, लोगों के सामने दिखता नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर ये बात बहुत काबिज। अभी से लोग बुमा बोम कर रहे हैं, हमारे 102 लोगों को भेज दिया यूएस आर्मी के प्लेन के अंदर हथकड़ियां बांध के। क्या आपको पता है कि दूसरे देशों के 10,000 लोगों को भी ऐसे ही भेजा गया है हथकड़ियां बांध के? ये वहां का नियम है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये प्रोसेस जब हुआ उससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यूएस के अंदर हाजिर थे। वहां पर उंगलियां चींधी गई है, आई वॉन्ट एक्स, आई वॉन्ट वाई, आई वॉन्ट जेड। और आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे ये प्लेन दिल्ली क्यों नहीं आया, अमृतसर ही क्यों आया? वो क्या ऑप्टिक्स था कि उसे अमृतसर भेजा गया? ये कोई बताएगा मुझे? देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात करना अच्छा है, मगर अगर आप अपने देश के 65 लाख रुपए खर्च करके अवैध तरीके से कोई दूसरे देश में जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो आपको कोई एग्जीक्यूटिव क्लास में शैंपेन पिलाते पिलाते वापस नहीं लाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसी तरह से जब आप कहते हैं एक तरफ ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर, अ डील मेकर, ही वॉन्ट्स अमेरिका टू बी ग्रेट अगेन, मागा, और हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। जहां पर दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होंगे वहां पर डील्स अच्छी तरह होगी, और दोनों के बीच में जो दोस्ती है, यारी दोस्ती है, दोनों जैसे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के खड़े रह सकते हैं। यही ये बात दर्शाता है कि ट्रंप भारत के लिए कंसेशंस के लिए तैयार है। आपको वो चीज उनके बजट में दिखी। भारत के निर्मला ताई के बजट में 2 मुद्दे ऐसे थे जो किसी ने नहीं देखे। निर्मला ताई ने अचानक टॉयज के ऊपर इतनी सारी रियायतें क्यों दे दी? आपको पता है कि चाइना से यूएस के अंदर 6 बिलियन के टॉयज हमेशा चाइना से यूएस में इंपोर्ट होते हैं, और अब बारी है चाइना की नकेल कसने की। और चाइना की नकेल कसी जाएगी तो वो जो गैप होगा, वो गैप में भारतीय टॉय मैन्युफैक्चरर्स कहीं ना कहीं घुस पाएंगे। देखिए, ट्रंप पहले से वो डर तो फैला चुका है, इंडिया इज अ टफ टैरिफ टास्क मास्टर, मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। यस, क्योंकि गुजराती है, जैसे हरिमोहन जी ने बताया। मैं भी गुजराती हूं, मुझे पता है कि हम लोग धंधा कर लेते हैं। नरेंद्र भाई भी वहां जाके धंधा करेंगे, और धंधा भी कर लेते हैं, और अगर बैठ गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही उठेंगे, और वो घाटे का सौदा नहीं होगा, वो फायदे का सौदा होगा। यही गुजराती की खासियत भी है। ब्रजेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, एक हल्की सी तस्वीर यहां पर हिमांशु भट्ट साहब ने दी, क्योंकि भारत और अमेरिका बीच जो लगभग ट्रेड है वो करीब करीब 4 लाख करोड़ के आसपास का है। और टैरिफ पर अभी जिसका जिक्र कर रहे थे निर्मला सीतारमन ने, टैरिफ पर भारत ने पहल करते हुए अमेरिकी बाइक्स और अन्य लग्जरी आइटम पर करीब करीब 70% की कमी की बात कर दी है। यानी कि हमने अपनी तरफ से संकेत कर दिए, हमने अपनी तरफ से संकेत दे दिए। अब जनाब आप भी तो कुछ बताइए, आप भी तो कुछ करिए। जी हाँ, नेगोशिएशंस में जो कि बहुत टफ होते हैं, मैसेजिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसकी पहलू हो गई है। जहां मैं पहले कह रहा था कि 3-4 मुद्दे जो इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम जियो स्ट्रैटेजी, दूसरा ट्रेड और टैरिफ का है, जिसका हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इंडो यूएस ट्रेड
की मात्रा, वॉल्यूम और वैल्यू काफी कम है, 2-3-4% पे ही आती है अमेरिका। उसको बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रंप साहब कहते रहे, मागा जो कहते हैं या किसी बहाने कि भाई इंडिया का जो प्रोटेक्शन है, मार्केट बहुत प्रोटेक्टेड है, हमको और एंट्री चाहिए, तो ये है टफ नेगोशिएशन ऑन इश्यूज ऑफ ट्रेड। और उसके साथ में मिला है हम क्या उनसे ले सकते हैं डिफेंस की डील के ऊपर। सो ये एक आइसोलेटेड इशू नहीं है, ये दोनों ही मैं कहूंगा लिंक्ड। और जहां तक कि डिफेंस इक्विपमेंट का सवाल है, वो बहुत बड़ा सवाल है। डिफेंस कोऑपरेशन का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। ट्रेड की तो हमने पहल कर ली, लेकिन इसी के साथ साथ हमको मिल जाना चाहिए जो हम चाहते हैं, वो नहीं जो हमको अमेरिका देना चाहता है। अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग है आर्म्स, एम्यूनिशन, म्यूनिशन, एयरक्राफ्ट का, बहुत ही ह्यूज है, और सबसे ज्यादा वो प्राइवेट सेक्टर में। उसकी तो इच्छा है कि वो हमको फ्लड कर दे अपने सामान, हमारी वो इच्छा नहीं। हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वही चीज लेना चाहते हैं जो हमारे दायरे में, हमारे स्कोप में, हमारे पहलू के अंदर आते हैं। और ये बात सही है कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी सोवियत इक्विपमेंट से, उसको हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और इस मामले में फ्रांस का योगदान रहा है और अमेरिका का योगदान पिछले करीब 2 दशकों में बढ़ता जा रहा है, और मेरा ख्याल है ये बढ़ता ही रहेगा। तो खाली डिफेंस डील इक्विपमेंट ही नहीं है, बल्कि सोच और समझ भी है, लेजिस्लेशन भी हैं, एग्रीमेंट भी हैं, एक्सरसाइजेज जो होते हैं दोनों के ट्रूप्स के, दोनों के बीच के ट्रूप्स के बीच में, नेवी के बीच में, एयर फोर्सेस के बीच में, इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं उसके मामले में। और जहां तक देखते हैं ये क्यों कर रहे हैं, अमेरिका को भी इसकी आवश्यकता है। अगर चीन उसको चैलेंज कर रहा है, जो कि हम सब जानते हैं कर, और चीन ताइवान के ऊपर में आंख लगा के बैठा है, तो अगर अमेरिका को ताइवान की मदद करनी है जो कि उसके कोस्ट से, उसके देश से काफी दूर है, तो उसको एक स्टेबल पार्टनर चाहिए जो इसके आर्ममेंट, म्यूनिशन, रिपेयर, लॉजिस्टिक्स, रेस्क्यू का हिस्सा बन सके जी। और इसको सोचते हुए भी हम लोगों की एग्रीमेंट्स पहले हुई हैं कई सारी, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं थी। शायद इस दौर में और बढ़ेगी, ये दौर जैसा और हम बढ़ेगा, लेकिन इस बीच अमेरिका की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो किसी भी देश को सबसे ज्यादा हथियार बेच सके। बीएन झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, अगर डिफेंस डील की बात करें या डिफेंस व्यापार की बात करें, तो इस वक्त भारत के साथ अमेरिका का जो डिफेंस डील है वो अपने उच्चतम स्तर पर है। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 2014 में ये करीब करीब 686 करोड़ रुपए था, और 2024 तक ये बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि अपने उच्चतम स्तर पर है, 30 गुना ज्यादा है। क्या और ज्यादा बेहतर संभावना हो सकती है? क्योंकि अगर बड़ा व्यापार देख रहा है अमेरिका, भारत को एक बड़ा क्षेत्र देख रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी रियायतें और बहुत सारी समझदारी के साथ वो पक्ष भी अपना रखेगा। मनोज जी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए, कल का भारत, मतलब मैं पहले की भारत की बात कर रहा हूँ और आज की भारत, हाँ। इसमें बहुत फर्क है। पहले हम हाथ फैला के जाते थे कि हमें कोई दे दे अपने हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट, और हाईटेक की तो बात छोड़िए, वो ओल्ड जनरेशन हमें ऑफर करते थे। आपको याद है जब यहाँ पे एयरक्राफ्ट की जो अमेरिका से बात चल रही थी, वो हमें वो वही F-16 की बात कर रहे थे पहले। उसके बाद जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरा बना, वो हमें F-18 की बात कर रहे थे। तो आज के दिन में वो जानते हैं कि हमने एयरक्राफ्ट बनाई हुई है, हमारी एयरक्राफ्ट उतनी ही इफेक्टिव है, 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, वो किसी से कम नहीं है। और सिर्फ एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी में तो अमेरिका बहुत सहायता किया था। जब ये एस्केलेशन हुआ था ट्रंप के समय में, गलवान एस्केलेशन हुआ था, उन्होंने अपने आर्मरी से निकाल के हमें इक्विपमेंट भेजी हुई है, गन्स भेजी हुई हैं, जो
कुछ दिन में यहाँ पे आए हुए हैं और अगले हफ्ते उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो इतना ट्रंप ने अपना जो जो आर्मी का दरवाजा था वो खोला था भारत के लिए। तो आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए। नेवी में आज के दिन में अमेरिका से ज्यादा सहयोग नहीं है। इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, हमारी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनी है, न्यूक्लियर सबमरीन बनी है। तो ये सारी चीजें आज के दिन में है। तो इसीलिए आज जब भारत बात करता है किसी से, तो कहते हैं ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वहां से आप बात करते हैं कि हमें इस चीजों की जरूरत है और इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप इनके बारे में बात करने जाते हैं जो कि ओल्ड जनरेशन है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये स्टेज ऑफ जो स्ट्रेंथ है उस पर भारत बात करती है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ये हुई है आज के दिन में कि पूरा विश्व समझ रहा है कि भारत आज के दिन में तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बनने जा रही है। तो इसके पास में खरीदने की ताकत है जो कि हमारे पास में पहले नहीं था। और मुझे लगता है कि हमारा जहां साहब रफाल का जैसे डील जैसे क्यों, फ्रांस नीचे में चला देश के गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि आप भारत में आइए, भारत का परिवेश देखिए, भारत में बहुत सारी संभावना है, भारत अब बदले हुए स्वरूप के तौर पर मौजूद है। तो जब हम जी जैसे इंजन की आपूर्ति की तेजी बढ़ाने की बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जितने भी तमाम कंपनियां हैं, उन वो जो कि रक्षा निर्माता कंपनियां हैं, भारत अपनी ये बात कह सकता है कि आप आइए और भारत की सरजमी का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने प्लांट्स भारत में लगाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो हम लोग अभी तक G414 इंजन की बात कर रहे थे, आज के दिन में 414 का ऑल्टरनेटिव फ्रांस में मिल रहा है हमें। आपने सुना होगा कि फ्रांस में उनका जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है इंजन का, वो उसके साथ में एचएल को, सैफरान और एचएल दोनों मिला के सफल इंजन बना रहे हैं जो कि हेलीकॉप्टर के लिए होगा, जो जेट्स के लिए होगा। और वही इंजन जो AMCA है या मार्क 2 LCA है उसमें लग सकता है। तो ये ऑल्टरनेटिव आज के दिन में भारत ने ऑलरेडी खोज लिया है। तो इसीलिए अमेरिका के पास में बहुत ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी नहीं है कि वो हमारा टेल ट्विस्ट करेगा कि नहीं ये इंजन देने के लिए हमें ये करो, वो चीज उनके पास में नहीं है। तो इसलिए एक तो वो वहां पे जो डिफेंस की बात हुई है, तो वहां पे G414 इंजन का सिर्फ निटिग्रिटी वर्कआउट करना बनता है, बचा हुआ है, जिसमें कि TOT कुछ साइन होने हैं। इसी तरह से जो उनका प्रेडेटर ड्रोन है MQ-9, उसमें भी इसी तरह की कुछ चीजें हैं। और इसके अलावे दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो जो ये काउंटर मेजर जो है, टेररिज्म का काउंटर मेजर, इसमें आज बांग्लादेश हिंदू की बात के बारे में हमने बात की, लेकिन जो USA में एंटी इंडिया लॉबी है, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, सोरोस हो, ये पन्नू पर बैठा वहां पे, पन्नू तो खुले आम वहां से चुनौती दे रहा है, उसको आज के दिन में अमेरिका के जेल में होना चाहिए। लेकिन तो ये सब जो चीजें हैं, इस सब पे मोदी जी टच जरूर करेंगे। और ऐसे तत्वों को जो कि अमेरिका में बैठ के भारत में यहाँ पे तूफान मचाते हैं, यहाँ पे सार तरह का गलाटा करते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, इनकी दुकान बंद होगी, लेकिन उनके दुकान बंद होने से ज्यादा जरूरी है कि ये जो एंटी इंडिया लॉबी है उसको वहां पे उसको एक चेन में डाला जाए।